देखो केस 5 क्या था, ऑब्जेक्ट एट फोकस था। देखो उसमें दो के तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक तो वो वाला केस वैसे ड्रॉ कर सकते हो जिसमें आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हो, ठीक है बेटा। तो ये मेरा मिरर है, ऑब्जेक्ट तो दोनों केस में फोकस पे रहेगा। एक केस में पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा और एक केस में रियल साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो काफ़ी आसान है। यहाँ सेंटर, यहाँ फोकस। अगर मैं फोकस पर किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ तो वहां से एक लाइट ऐसे आई, है ना। लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली, है ना। एक और लाइट रे मैं चाहूँ तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग निकाल सकता हूँ, टकराएगी, अपना पाथ रिट्रेस करके इधर चली जाएगी। मैं चाहूँ तो एक लाइट रे ऐसे बना सकता हूँ, जो नीचे गई ये भी फोकस से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलली चली गई। ये जो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये कहाँ मीट करेंगी बताइए। सर बहुत दूर। बहुत दूर जाके इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी क्योंकि पैरेलल है। सो आपकी इमेज कहाँ बनी, इमेज एट इन्फिनिटी बनी, ओके बेटा। अब वैसे तो लिख दिया जाता है आपके बुक्स में कि इट इज रियल, बट यार ये गलत है। पूछो क्यों। सर क्योंकि पैरेलल है तो मीट ही नहीं करेगा कभी। हाँ पैरेलल है ना। इन्फिनिटी में जाके आपने चेक किया क्या कि रियल है कि वर्चुअल है? समझ रहे हो बात को। सो वैसे रियल लिखा जाता है, पर नहीं, पर वो रियल है या नहीं है बताना इम्पॉसिबल। वैसे भी मैंने आपको जब डेफिनेशन पढ़ाई थी तो क्या बताया था, जब रिफ्लेक्टेड रेस कन्वर्जिंग होंगे तो रियल बनेगी, डाइवर्जिंग होंगे तो इमेजिनरी बनेगी। पैरेलल होंगे तो क्या बनेगा बताया ही नहीं था, क्योंकि चेक ही नहीं किया किसने आज तक, ठीक है। बट आपकी बुक्स में क्या लिखा रहता है, रियल लिखा रहता है, और क्या लिखा रहता है, इन्वर्टेड लिखा रहता है, और क्या लिखा रहता है, हाईली मैग्नीफाइड लिखा होता है। ये हाईली मैग्नीफाइड लॉजिकल है। इतना बता दूं, अगर रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, अगर वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, ओके बेटा। ओके सर। चलो, तो ऑब्जेक्टेड फोकस हो गया। अगला है फिर हमारा, अच्छा ये तो इसका एक एक ही हो ना, फिफ्थ का ए बताया मैंने, सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बताया। लेकिन आपकी बुक में दूसरा दे रखा है, अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हो तो बना रखा है फिफ्थ का बी। उसमें क्या किया, देखो ये मेरे पास मिरर है। मैंने आपको सिखाया था ना मिरर को कर्व नहीं बनाते ज्यादा, सिखाया था कि नहीं। यस सर। ये मिरर में आपका मैंने सिल्वरिंग कर दिया, तो इधर क्या बन गया आपका, इधर क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस भी यहीं पर है। ये आपका कनकेव मिरर बन चुका। अब की बार मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे ऐसे। तो इसमें मैं एक रे वो बनाऊंगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आई, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, यस और नो। यस सर। यस सर। सो इट इज पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर reflection, okay. I will choose another ray that is incident on the pole, और जो रे पोल पे इंसिडेंट होती है जितना एंगल इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस बनाती है उतना एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस बनाती है, हाँ या ना। अगर हम इस तरीके से रे को ड्रॉ करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये दोनों रेज भी आपस में पैरेलल हो गई, मतलब कहीं पे मीट नहीं करेंगे, इन्फिनिटी पे आके मीट करेंगे, ओके बेटा। ओके सर। ओके, सो ये आपका इमेज कहाँ बन गया, फिर से इन्फिनिटी भी बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना, हाईली मैग्नीफाइड बना, ओके। समझ में आ गई बात।
यस सर। तो सारे केसेस हो गए थे। अच्छा, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी मैंने कराया था कि नहीं कराया था? करवाया होगा मेरे ख्याल से, बनाया था ना? हम्म। सर ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट बिटवीन, सर आपने 6th केस करवाया ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। हाँ, तो उसमें इमेज वर्चुअल बनी थी, इरेक्ट बनी थी, एंड लास्ट बनी थी, राइट? यस सर। हो गया था ना, ठीक है। कन्वेक्स मिरर नहीं बताया था मैंने, राइट? नहीं सर, कन्वेक्स बाकी था। ठीक, चलो तो आगे बढ़ते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं चेक कर लेता हूँ। ऑन है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? कन्वेक्स मिरर। अच्छा मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ भी बताया था कि एकदम पढ़ाया ही नहीं है? मैंने बताया था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह पढ़ाया था यस ना सर, मैंने? रिफ्रैक्शन पढ़ा दिए थे आप। हाँ, लेंस छोड़ा था ना बस। यस सर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। कन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं पहले। तो कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, आपका मिरर ऐसे है और सिल्वरिंग आपने ऐसे कर रखी है। कन्वेक्स मिरर के साथ खास बात क्या है? वैसे तो कनकेव मिरर से डिफरेंट क्या कहना चाहिए कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होगा और फोकस भी मिरर के पीछे होगा, है ना? आया ना? यस सर। तो इसमें ऑब्जेक्ट को मूव करने पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रॉस नहीं होगा मिरर के सामने, है ना? कनकेव मिरर के सामने मूव कर रहे थे तो कभी फोकस पास हो जा रहा था, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पास हो जा रहा था। पर इस केस में सामने मूव करोगे तो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पास होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। इसलिए इसमें केस कितने बनेंगे? सिर्फ दो। कौन से? पहला तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो आप इंसिडेंट रेज को पैरेलल बना सकते हो। मैंने इंसिडेंट रेज को पैरेलल बनाया। मैंने क्या देखा कि ये इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे तो नहीं जा सकते, पर ऐसा हो लगेगा कि फोकस से आ रहे हैं, है ना? ऐसा ही कुछ होगा ना? यस सर। सो मैं क्या कह पाऊंगा यहाँ पे? क्या कह पाऊंगा? इमेज इज कहाँ है? एट फोकस। कैसी है, रियल है कि वर्चुअल है? सर वर्चुअल। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। वर्चुअल इमेज जो है ना, अगर ऑब्जेक्ट रियल है, इंफिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट का मतलब मैं मान रहा हूँ स्टार की इमेज बना रहे हैं हम लोग, सन की इमेज बना रहे हैं, ओके? तो ऐसे केस मतलब बहुत दूर है, सामने रखा हुआ है, रियल ऑब्जेक्ट मान रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो ऐसे केस में अगर वर्चुअल इमेज बनती है तो वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है, सॉरी इरेक्ट बनती है, और ये हाईली डिमिनिश्ड भी होगी, बहुत ही छोटी बनेगी, ओके बेटा? तो देख लो ना, पॉइंट इमेज बन गई फाइनाइट ऑब्जेक्ट की, है ना? यस सर। सो ये आपके कन्वेक्स मिरर का पहला केस है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। आगे बढ़ते हैं फिर। सर 1 मिनट लिखना। हम्म। सर डन। डन, चलो ओके। सर डन। डन, ठीक है बेटा। केस 2 है, सिंपल दो ही केस बनेंगे। दूसरा केस क्या है? ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ओके?
अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है, सिंपल रियल ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है, तो इमेज कैसे बनेगी एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। अच्छा, आप लोगों के एग्जाम 20th से है क्या कि फर्स्ट से है? सर 21st। 21st से, ओके। देखो, अगर ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है तो एक रे तो मैं वो वाली ड्रॉ करूंगा बेटा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रही है। इससे मुझे क्या फायदा होगा देखिए, ये अगले स्टेप में समझ में आएगा। अभी तो बस ये रे क्या होगी, ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, राइट? यस सर। अब दूसरी रे में कोई भी ले लूं, ध्यान दीजिए, दूसरी रे में कोई भी ले लूं, लेट्स से मैं दूसरी रे वो बनाता हूं जो पोल पे गिरती है, तो क्या होगा इसके साथ, जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। अगर मैं इसमें थोड़ा सा एंगल का आड़ा टेढ़ा भी कर देता हूँ, इक्वल एंगल नहीं भी बना पाता हूँ, तो आप शायद देख सकते हो कि अल्टीमेटली इंटरसेक्शन तो फोकस और पोल के बीच में ही हो रहा है ना, अगर मैं थोड़ा सा एरर कर भी दूं तो। आया ना? और इमेज कैसी बन रही है यस सर। सर? इमेज डिमिनिश्ड ही बन रही है, वर्चुअल भी बन रही है ना, राइट? सो अगर आप पहली रे सही सिलेक्ट कर लेते हो तो दूसरी रे आप कोई भी बनाओ सही से बन ही जाएगा, डायग्राम सही से बन ही जाएगा, ठीक है? चलो फिर मैं करता हूँ आगे। फिर तो इमेज इज कहाँ बनी, इमेज इज फॉर्म्ड So between F and बिटवीन एफ एंड पी, और कन्वेक्स मिरर में एफ एंड पी कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर, राइट? लिखने की जरूरत नहीं, मैं बस पढ़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा चीज लिख दी मैंने। कैसी है सर? वर्चुअल the है, virtual erect वर्चुअल है और इरेक्ट है और diminished. डिमिनिश्ड। कोई दिक्कत? इजी है नहीं केस? नो सर। इजी केस पक्का? इजी केस है कि नहीं? यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ी लेट आए बेटा। चलो, तो हमने मिरर वाले सारे केसेस कर लिए, है ना? आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम सीधे आ जाएंगे लेंस पर, क्योंकि हमने रिफ्रैक्शन क्या होता है हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट? रिफ्रैक्शन में हमने जो मेजर चीज हमें ध्यान रखनी क्या है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाए, जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट? इसके हम लोगों ने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देख लेते, राइट, है ना? अच्छा, उससे पहले आपकी बुक में एक और चीज है लेंस से पहले, क्या है वो? ग्लास स्लैब है, पहले वो देख लेते हैं। ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। देखो, मान लो ये आपके पास एक ग्लास का स्लैब है, स्लैब पे अगर आके, स्लैब मतलब क्या होता है? स्लैब मतलब बेटा ब्रिक एक तरीके का, ठीक है? ब्रिक समझ रहे हो? ठीक। चलो, अब क्या होगा, इसमें जो साइड्स है ना पैरेलल, बेसिकली क्यूबॉइड है वो, ओके? सो इसमें क्या है, अगर कोई लाइट रे इसमें इस तरीके से इंसिडेंट होती है इसके ऊपर, ये स्ट्रेट लाइन है मेरे से बनी नहीं, वापस बना देता हूँ चाहो तो, फिर नहीं बनी कोई बात नहीं, ऐसी बन गई, ठीक है? तो क्या होगा, जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा,
लाइट कहाँ से आ रही है? एयर से ग्लास में जा रही है। बताओ डेंसर कौन सा है, एयर की ग्लास? किसमें स्पीड कम होती है लाइट की? सर ग्लास सर में। ग्लास ग्लास में स्पीड कम होती है, तो ग्लास क्या है? डेंसर है। तो लाइट विल बेंड किधर? सर टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे बेंड कर जाएगी, राइट? यस सर। अब यहां पर इंसिडेंट हुई, एंड नाउ लाइट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, यस और नो? यस यस सर सर। सो इट विल बेंड नाउ टुवर्ड्स, नहीं, क्या होगा? सर अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल के दूर। नॉर्मल से दूर बेंड करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी, राइट? एंड व्हाट विल वी सी इज कि देखो, यहां पर ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने आई बोल दिया, इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मैंने R1 बोल दिया। ये वाला क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि रिफ्रैक्शन है? इंसिडेंस। इंसिडेंस है। पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना, यस सर। इसलिए अगर इसको R बोल रहा हूं तो इसको भी R बोल सकता हूं कि नहीं, राइट? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंसी। पर मैं, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, दोनों को R से रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत है आपको? नो सर। नो सर। तो ये वाला एंगल को मैं E बोल देता हूँ, क्योंकि एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्जेंस है, इस एंगल पे लाइट बाहर निकल रही है, राइट? यस सर। अब देखो, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर मान लेते हैं मीडियम 1 से लाइट आती है θ1 एंगल पर, और मीडियम 2 में घुसती है एंगल θ2 पर, तो ऐसे में अगर लाइट मीडियम 2 से θ2 एंगल पर आए तो निकलती कितने एंगल पर है? θ1 एंगल। ओके बेटा? सर मतलब इसका एंगल सेम है, अगर, मतलब ध्यान, इंसिडेंस एंगल हाँ, सेम और रिफ्रैक्टेड एंगल सेम। ध्यान दो, 1 से 2 आते वक्त अगर I और R है, तो 2 से 1 आते वक्त अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस R हो जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? I के बराबर हो जाएगा। ओके? ओके सर। समझ में आई बात? इसका एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन क्या है कि अगर लाइट ऐसे आई और इस तरीके से बेंड कर गई, तो आप, यू कैन बी श्योर कि अगर लाइट ऐसे जाएगी तो इसी पाथ पे वापस जाएगी। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? यस सर। 1 से 2 आ जाते वक्त I और R था, तो 2 से 1 आते वक्त R और I हो जाएगा। ओके? इसको कहते यस हैं, सर। इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। कहने का मतलब ये है कि अगर लाइट ऐसे आई, इधर से ऐसे आई, और मैंने समहाउ इस मीडियम के अंदर, मान लो ये पानी है, इस मीडियम के अंदर मैंने एक मिरर रख दिया, वो मिरर जो है वो, ये लाइट रे उस मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट करती है लाइट से, तो अपना पाथ रिवर्स कर लेगी ये रिफ्लेक्शन पे, है ना? समझ में आया? इधर एयर है, इधर वाटर है, वाटर के अंदर एक मिरर रख दिया मैंने, लाइट इधर से आई, रिफ्रैक्ट हुई, मिरर पे जाके इंसिडेंट यस हुआ। सर आपका आवाज रुक रुक के आ रहा है उसकी। सर स्क्रीन ब्लर हो गया है। बहुत देर से हो रहा है कि अभी जस्ट हुआ है? हाँ बेटा? सर थोड़ी देर पहले से हुआ। 1 मिनट रुको, बीच बीच में हो जाता है, अभी ठीक हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट आया? नहीं सर वैसा ही है। नहीं आया? सर सर अब इट्स ओके, चलो। फिर हो गया ब्लर। 1 मिनट में ठीक हो जाएगा, डोंट वरी।
अब तो ठीक हो गया होगा यार, सर अब ठीक है। है ना। यस सर ठीक है। मैं कह रहा हूँ देखो, मान लेते हैं लाइट यहाँ पे आई, रिफ्रैक्ट होकर इधर गई पानी के अंदर, एयर से वाटर के अंदर गई, और यहाँ पे मैंने मिरर रख दिया पानी के अंदर, जिसके ऊपर ये लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट इंसिडेंट हुई नॉर्मली, तो अपना पाथ यहाँ पे रिट्रेस करेगी, यस और नो। यस सर। तो हम क्या देखेंगे, इसके बाद लाइट वापस से अपना पूरा पाथ रिट्रेस करेगी। मतलब अगर ये एंगल θ1 पे आने पर θ2 पे रिफ्रैक्ट हो रही है, तो इधर से θ2 आने पर θ1 पे रिफ्रैक्ट होगी। समझ में आई बात। इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। ओके बेटा, ओके। ओके सर। तो इसका सर ये बढ़ाते बढ़ाते वहां पे क्यों गए, क्योंकि बेटा यहाँ आई था, यहाँ आर है, इसलिए अगर यहाँ आर होगा तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, आई के बराबर होगा। ओके बेटा, समझ में आई बात। इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। और ओके सर। इसको क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे। क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे। ये लाइट इमर्ज कर रही है ना यहाँ से। तो देखिए, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर मेकिंग इक्वल एंगल्स विथ पैरेलल लाइंस, है ना। सो क्लियरली आई कैन से दैट emergent ray is parallel to principal axis. Yes or no? बोलिए। यस सर। क्योंकि ये दोनों ही रेस दो पैरेलल लाइंस के साथ इक्वल एंगल्स बना रही हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, दोनों पिंक लाइंस पैरेलल है, नॉर्मल है। और ये रे इन दोनों पैरेलल लाइंस के साथ इक्वल एंगल बना रही हैं। मतलब क्या है, दोनों रेस पैरेलल है ना। मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो इसको। नहीं कर सकते, इसको आगे ले जाओ। ये अगर आई है तो ये वाला आई हुआ कि नहीं हुआ, आया ना। यस सर। अब इसको पीछे ले जाओ। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है कि नहीं है। ओके। यस सर। सॉरी, समझ गए ना बात को। अरे प्रूफ कर लोगे, दो चार Yes, sir. दो चार स्टेप का काम है। मतलब मैं थोड़ा ज्यादा शॉर्टकट मार गया, प्रूफ हो जाएगा ये, ठीक है। 2-3 स्टेप्स में हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। और वैसे भी अगर इसको आगे ले जाओगे तो एंगल्स इक्वल करके आप पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हो इसको, तो ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो क्लियरली इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पैरेलल कोई डेविएशन नहीं है। बट क्या होगा, अगर मैं इस स्लैब को नहीं रखता तो इंसिडेंट रे इस रास्ते से जाती, है ना। यस सर। ये और ये पैरेलल है, सेम लाइन में नहीं है। इनके बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना P, इस P को क्या बोलते हैं, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस P को बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। क्या कहते हैं, लैटरल शिफ्ट। ये लाइट जो है लैटरली शिफ्ट कर जाती है, मतलब अपने पैरेलली शिफ्ट हो जाती है लाइट रे, जब ग्लास स्लैब से पास होती है तो। ओके बेटा, समझ में आया। यस सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर सर। एक सेकंड। ओके। हो गया, चलो। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है सर, अगला टॉपिक है हमारा प्रिज्म। क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, देखा कभी प्रिज्म। यस सर। देखो प्रिज्म अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं उसका 3D डायग्राम बना रहा हूं एक बार। दो
इक्वल साइज के इक्वल शेप सेम शेप के ट्रायंगल बनाइए और ऐसे ऐसे और ऐसे जोड़ दीजिए। समझ में आया प्रिज्म कैसा होता है? यस यस सर। अब हम लोग बार बार 3D डायग्राम बनाएंगे नहीं, हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? ऐसे। ठीक है, समझ में आई बात? ओके बेटा, क्या होगा सोचिए, एक प्रिज्म के साथ के ऊपर अगर लाइट रे आकर इंसिडेंट होती है तो क्या होगा, देखते हैं। लेट्स से लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, तो यहां पर जब ये इंसिडेंट हुई है तो यहां पे नॉर्मल ऐसे है, राइट है ना बेटा? नाउ लाइट इज मूविंग फ्रॉम, ये ग्लास का है ये भी, ठीक है, लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, सो इट विल बेंड, किधर बेंड करेगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, तो ऐसे बेंड हो गई। सर टुवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ वेरी गुड, ऐसे बेंड हो गई, राइट। इसके बाद क्या होगा, जहां इंसिडेंट हो यहाँ पे फिर से नॉर्मल बनाओगे, तो ये नॉर्मल बना यहाँ पे, राइट, राइट अराउंड। Yes, sir. Now the light will move from glass to air, that is denser to rarer medium, so it will bend away from normal, अवे फ्रॉम नॉर्मल। है ना? समझ में आई बात? इस यस सर। प्रिज्म में ये वाला जो एंगल है ना, इस एंगल ए को हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म एंगल। ये कौन सा एंगल है बेटा? तो बता देता हूं आपको। प्रिज्म एंगल, जो जिन दो सरफेसेस से लाइट रिफ्रैक्ट हुई है ना, उन दो सरफेसेस के बीच का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? प्रिज्म एंगल कहलाएगा। ओके बेटा, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहां दो एंगल और बने ना, इन दोनों का नाम क्या दिया हम लोगों ने? R1 और R2। ओके बेटा, मैं वहां पे ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, बहुत छोटा है ना, मतलब बनाना है तो बड़ा बना लो फिर ऐसे। थोड़ा वर्टेक्स से दूर गिराओ लाइट को। देखो ध्यान दीजिएगा, मैं इस लाइट रे को इसके पैरेलल नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा ही है, नीचे भी ज़्यादा टेढ़ा, नीचे की तरफ भी टेढ़ा हो सकता है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है नीचे वाले बेस के पैरेलल हो ये लाइट रे अंदर, एंड यहाँ पर ये ऐसे बेंड कर दी। सो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज R1। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो दिस एंगल इज R2 एंड दिस एंगल इज E। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म A। ग्लास स्लैब और इसमें क्या खास अंतर देखने को मिला आपको, कि ग्लास स्लैब में इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रेज वर पैरेलल, बट इस पर क्या हुआ, ये रे मुड़ गई है ना? Yes, sir. इस केस में क्या हुआ, ये रे बेंड हो गई। ओके बेटा, ध्यान दीजिएगा, इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बेंडिंग है, लाइट बेंड होगी। लाइट कितने एंगल से बेंड हुई ये निकालने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि उन सबके फॉर्मूले होते हैं, बट आप लोगों को उसमें चक्कर में नहीं पड़ना। एक्चुअली क्लास 10 वैसे ही सब क्लास 12 में आता है, बट मैं क्लास 10 में पढ़ा देता हूँ, क्लास 8 में नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना? लाइट इतने एंगल से बेंड कर गई, ओरिजिनली इस रास्ते में जा रही थी, इस रास्ते में चली गई, है ना? तो ये एंगल डेल्टा क्या है, इसका क्या पढ़ते हैं? डेल्टा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेल्टा। क्या है ये? Delta. नहीं है क्या? डेविएशन। क्या है ये? डेविएशन इन लाइट रे। ओके बेटा, सर डेविएशन मतलब? बेटा जैसे ABCD होता है ना इंग्लिश में, वैसे ग्रीक में होता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो ये डेल्टा यूज किया हम लोगों ने इसके लिए, ठीक है बेटा?
सर वो नहीं पूछे डेविएशन का मीनिंग। डेविएशन का मतलब कितने एंगल से लाइट रे बेंड कर गई। लाइट ओरिजिनली इस रास्ते पे जा रही थी, प्रिज्म नहीं होता तो गई इधर, तो इतने एंगल से बेंड कर गई ना। समझ में आई बात? लाइट अपने पाथ से कितने एंगल से डेविएट कर गई। ओके बेटा, समझ में आई बात? नहीं समझ में आया तो बोलो ना। Yes, sir. नहीं देखो, सर बात समझो, इन एंगल्स के नाम एक के भी सिलेबस में नहीं है, पर मैं थोड़ी सी आपकी लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज को सिमिलर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आगे बात करने में मुझे थोड़ी आसानी हो जाए। ओके बेटा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ी देर पहले मैं ये बोलना चाह रहा था, इफ refractive index increases, that means delta will increase, deviation will increase. Okay बेटा, ओके। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा तो डेल्टा इंक्रीज कर जाएगा, हाँ या ना? Yes. Yes. तो आगे बढ़े। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा इस ग्लास स्लैब का, ग्लास है ना मीडियम यहाँ पे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एयर में वेलोसिटी c है, इसके अंदर वेलोसिटी v है, तो म्यू कितना हो जाता है? c/v होता है, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. मतलब c तो कांस्टेंट है, v अगर छोटा होगा मतलब मीडियम के अंदर अगर वेलोसिटी कम होगी तो म्यू बड़ा होगा, म्यू बड़ा होगा तो ज्यादा डेविएट होगी लाइट। ओके बेटा, समझ में आई बात? Yes, sir. ओके, देखो जरा, अब हमने क्या किया, उसी प्रिज्म को लिया और प्रिज्म के ऊपर हमने व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई। कौन सी लाइट? White light. व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई। जब ये व्हाइट लाइट यहां पे इंसिडेंट हुई तो कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला। क्या देखने को मिला? सुनो। जैसे ही व्हाइट लाइट यहां पे इंसिडेंट हुई, हमने देखा कि इसमें से वॉयलेट अलग हो गया, मतलब इसमें मल्टीपल कलर की लाइट हमें आगे देखने को मिली। वॉयलेट, रेड, ऑब्वियसली बीच में बहुत सारे होंगे, मैं बीच में एक येलो बना ले रहा हूं। इसके आगे क्या हुआ? वॉयलेट इधर चला गया, रेड इधर चला गया, येलो इधर गया, और हमने क्या नोटिस किया, यहां पर एक पैटर्न बन गया, PIBGYOR का। ओके, विबग्योर का। ओके बेटा, यस सर। हमने क्या देखा कि वॉयलेट लाइट ज्यादा डेविएट हो गई, रेड लाइट कम डेविएट हुई। ओके, मतलब ऐसा नहीं देखा, हमने देखा यहाँ पे हमें 7 कलर मिले। इससे हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। कंक्लूजन्स क्या क्या है इस एक्सपेरिमेंट के? कंक्लूजन ये है कि व्हाइट लाइट अपने आप में इकलौती एक लाइट नहीं है। व्हाइट लाइट इज comprises of many colored lights. ओके बेटा, एक्चुअली कुछ थोड़ा सा और अच्छा लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए, पर उसके लिए थोड़ा सा और ऐसे टर्म्स आएंगे जो क्लास 8 में नहीं है आपके पास। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो व्हाइट लाइट है ना, उसके अंदर खूब सारी और भी अलग अलग कलर की लाइट है। इन सारी कलर की लाइट्स को मिलाकर व्हाइट लाइट बनती है। जब भी आप व्हाइट कलर की रोशनी देखोगे ना, ये समझ लेना वो एक रोशनी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी कलर की लाइट्स रखी हुई है। ओके बेटा, समझ में आई बात? Yes, sir.
कौन कौन सी? विबग्योर, पूरा का पूरा रेनबो है व्हाइट लाइट के अंदर, पूरा का पूरा रेनबो है, वो सारी की सारी आपको एक साथ नजर आती है तो आपको आपको लगता है व्हाइट है। ओके, अगर सारी लाइट्स आपको एक साथ नजर आए तो आपको क्या लगता है लाइट कौन सी है? व्हाइट कलर की है। ठीक है बेटा। यस सर। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि वॉयलेट डेविएट्स मोस्ट एंड रेड द लीस्ट, राइट? विबग्योर ध्यान रखिए। सर वॉयलेट, हाँ, सर वो डेविएट सबसे ज्यादा क्यों? उसका लाइन उसका कंक्लूड ये आगे देखेंगे बेटा, ये प्रैक्टिकली हुआ, हम इससे कंक्लूड कर रहे हैं कि भैया दुनिया में क्या क्या होता होगा। इसका मतलब ये हो गया कि दिस मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट, या ऑफ नहीं, चलो ऑफ ही लिखा, ऑफ ग्लास फॉर वॉयलेट इज मैक्सिमम एंड रेड के लिए मिनिमम होगा। यही उपाय है, क्योंकि अभी अभी हमने क्या क्या कंक्लूड किया था, जिस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ज्यादा डेविएट करेगी, हाँ है ना? असली में क्या होता Yes, है? sir. असली में क्या होता है ना बेटा, वैक्यूम के अंदर या एयर के अंदर भी हर एक कलर की लाइट सेम स्पीड से चलती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, बट मीडियम्स के अंदर, मतलब अदर देन एयर और वैक्यूम, इवन एयर में भी, एयर को लेकिन हम लोग वैक्यूम की तरह ट्रीट कर लेते हैं। आप चाहे पानी ले लीजिए, चाहे आप ग्लास ले लीजिए, चाहे आप कोई भी दूसरा मटेरियल ले लीजिए, उसमें क्या होता है, वॉयलेट की स्पीड सबसे कम होती है। ओके, सबसे ज्यादा किसकी होती है? रेड की। ऑलमोस्ट तीनों की इक्वल, ऑलमोस्ट इन सबकी इक्वल होगी, पर सबसे कम किसकी होगी? वॉयलेट की। ओके, रेड की इनमें से सबसे ज्यादा होगी। थोड़ा सा फर्क होगा, 1%, 2%, 4% का फर्क होगा, ठीक है, पर फर्क होगा। ओके बेटा, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. क्यों हुआ ऐसा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का ज्यादा क्यों है? क्योंकि स्पीड ऑफ वॉयलेट इज मिनिमम इन ग्लास। सबसे ज्यादा किसकी होगी ग्लास के अंदर स्पीड? रेड की, और एयर के अंदर सबकी इक्वल है। ओके, इस फिनोमेना को स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स क्या बोलेंगे? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? डिस्पर्जन। क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्रैक्शन पढ़ा था, एक तीसरा फिनोमेना क्या है? डिस्पर्जन का। ओके बेटा, यस सर। समझ में आ गई बात? Okay, sir. समझ में आ गई बात? सर स्प्लिटिंग यहाँ Yes, पर sir. मतलब क्या है? क्या सर स्प्लिटिंग? यहाँ पर देखो, लिखा है। यहाँ क्या सारी लाइट्स एक साथ आ रही थी, व्हाइट लाइट, यस सर। उसके बाद ये अलग अलग टुकड़ों में स्प्लिट हो गई ना। स्प्लिट का मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना, बढ़ जाना। यस सर। ठीक है, क्या होगा? रेड अलग गया, येलो अलग गया, वॉयलेट अलग गया, है ना बेटा? यस सर। समझ में आई बात? यस सर। तो क्लियर है सबको क्या हो रहा है यहाँ पे प्रिज्म के अंदर? Yes, sir. और इसी तरीके से दिस इज द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो देखा ना, उसका कारण क्या है? डिस्पर्जन। ओके बेटा,
ओके सर। अच्छा, आपको ये चीज पता है, आपका जो हमारी जो आईज होती है ना, आईज के अंदर जो कलर सेंसिंग करने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको कहते हैं कोन सेल्स। क्या कहते हैं? कोन सेल्स। ये कोन सेल्स ही हमारे कलर को डिटेक्ट करती हैं ऑब्जेक्ट से। ओके, समझ में आई बात? हेलो। Yes, sir. ये जो कोन सेल्स है ना हमारी आईज में कितनी तरीके की Yes, होती है? sir. हाँ, हमारी आईज में, ह्यूमन आईज में कोन सेल्स कितने तरीके की होती हैं? 3 तरीके की। कितने तरीके की? 3 तरीके की। ओके बेटा, VIBGYOR होता ना, विबग्योर। Okay, sir. विबग्योर यही होता ना। इसमें पहला ले लो, बीच वाला ले लो और रेड ले लो। 3 कलर्स को सेंस करने के रिसेप्टर्स होते हैं। 7 के नहीं होते, 7 के नहीं होते, 3 के होते हैं। ठीक है बेटा। इनफैक्ट वॉयलेट भी नहीं बोलना चाहिए, ब्लू का होता है। ठीक है, ब्लू का होता है। ठीक है, RGB कहते हैं उसको, RGB। 3 कलर के रिसेप्टर्स होते हैं, रेड कलर का, ग्रीन कलर का और ब्लू कलर का। 3 कलर के एक तरीके से सेंसर्स होते हैं। इसलिए हमारी जो स्क्रीन होता है ना बेटा, जिस स्क्रीन को आप देखते हो वो सिर्फ 3 ही कलर की लाइट छोड़ती है। समझ में आई बात? यस सर। सर तो उसमें इतना सारे कलर्स कैसे देखते हैं? आप सोचिए, जब हमारी आंखों को ऑलरेडी, हमारे आंखों में 3 ही तरीके के रिसेप्टर्स हैं, मैं स्क्रीन को छोड़ दूं, हमें दुनिया में इतने सारे कलर कैसे दिखते हैं? क्योंकि उन सबका कॉम्बिनेशन होता है कुछ ना कुछ, राइट? आया ना? Yes, sir. थोड़ा सा रेड एक्टिवेट हुआ, थोड़ा सा ब्लू एक्टिवेट हुआ, दोनों के बीच का कोई कलर नजर आ गया, है ना? तो इन 3 कलर्स को मिक्स करके हम दुनिया का कोई भी कलर बना सकते हैं। और ये हमारे पास प्रूफ है। कैसे? हम लोगों ने इतनी सारी स्क्रीन बना रखी, सबको हाथ में मोबाइल पकड़ा रखा है, इन्हीं 3 कलर्स की लाइट है उनके अंदर। आपको इतने सारे इनफाइनाइट कलर की लाइट्स कहां से निकल रही हैं? समझ में आई बात? Yes, sir. इसीलिए स्क्रीन को देखना और प्रैक्टिकली किसी और चीज को देखना, आंखों पे जो दिखाई सेम देगा, पर आंखों पे जो स्ट्रेस का लेवल होता है उसमें काफी अंतर होता है। इवन इफ द ब्राइटनेस इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, स्ट्रेस का लेवल में फर्क होता है। ओके बेटा, स्क्रीन देखने से मना करते हैं ना, Okay, sir. क्योंकि स्क्रीन भले दिखने भले कितना भी नेचुरल लग जाए स्क्रीन के ऊपर, पर वो नेचुरल कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि नेचर में हर एक वेवलेंथ अवेलेबल है, हर एक कलर अवेलेबल है, और आपकी स्क्रीन में सिर्फ 3 ही कलर अवेलेबल है। ओके बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. इनफैक्ट ऐसा कुछ होता है कि आप ऐसा समझ लो, आप मान लो ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू तीनों को अगर मिला दोगे तो क्या दिखेगा? व्हाइट दिखेगा। क्या दिखेगा? White. रेड और ग्रीन को मिलाओगे तो क्या दिखेगा? येलो दिखेगा। क्या दिखेगा? येलो। Yellow. अगर आप रेड और ब्लू को मिलाओगे तो क्या दिखेगा? मैजेंटा। क्या दिखता है? मैजेंटा। मैजेंटा समझते हो? Magenta. मैजेंटा समझते हो सब लोग? यस सर। Yes, sir. और ग्रीन और ब्लू, किस कलर का है? हाँ, ग्रीन और ब्लू को दिखाओगे तो क्या दिखेगा? सियान। क्या दिखेगा? सियान। सियान जानते होगे, ये वाला कलर। यस सर। Yes, sir. मैजेंटा कलर मेरे पास यहाँ है क्या? ये मैजेंटा नहीं है, बट ऑलमोस्ट मैजेंटा है। ठीक है, दिख रहा है? Yes, sir. ये वाला ऑलमोस्ट मैजेंटा है, एग्जैक्टली मैजेंटा नहीं है, बट ऑलमोस्ट मैजेंटा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े फिर। Yes, sir. चलो फिर, तो हमारा प्रिज्म भी खत्म हो गया है ना? कुछ बचा क्या प्रिज्म में? नहीं ना? रिफ्रैक्शन के मैंने सारे केसेस बता ही दिए थे। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको सिर्फ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा अपनी बुक से। ठीक है,
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा एक बार, अगर क्लास के एंड पर जगह बची, क्लास के एंड में टाइम बचा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट ही पढ़ाया, ठीक है। रिलेटिव भी होता है, आपकी बुक में है, पढ़ लीजिएगा, नहीं तो क्लास के एंड में अंत में अगर जगह बचेगी तो मैं भी अंत में अगर टाइम बचेगा तो मैं भी बता दूंगा, क्योंकि अभी एक बड़ा टॉपिक बाकी है इस चैप्टर का। क्या है वो? स्फेरिकल लेंस। क्या है? स्फेरिकल लेंस। देखिए ये डिस्पर्जन होता है, और उससे पहले मेजर चीज क्या पढ़ी थी हम लोगों ने? जो प्रिज्म करता है, लाइट को बेंड करता है, राइट, है ना? कैसे बेंड करता यस है? सर। सर जब एयर से ग्लास में जाएगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब ग्लास से एयर में जाएगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना? ठीक है, इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम लोगों ने क्या बनाया है? स्फेरिकल लेंस बनाया है। क्या बनाया बेटा? स्फेरिकल लेंस। अब सर स्फेरिकल लेंस क्या होता है? तो देखो, एक काम करो, दो स्फीयर लो अगल बगल में, जरूरी नहीं दोनों का रेडियस इक्वल हो, इसका ये सेंटर, इसका ये सेंटर, ठीक है बेटा। ये जो ओवरलैप आया ना, इस ओवरलैप वाले पूरे के पूरे वॉल्यूम में ध्यान दीजिए, एरिया नहीं है, पूरा वॉल्यूम है ना, क्योंकि सर्कल नहीं स्फीयर है। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा सोच पा रहे हो कि नहीं? सोच पा रहे हो? आवाज आ रही मेरी? इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज को कि यस नहीं? सर। ये सरफेसेस हैं दोनों, लाइंस नहीं है, क्योंकि पूरे स्फेयर्स हैं, ये सर्कल नहीं है। ओके बेटा, तो एक ये स्फेरिकल सरफेस हो, एक ये स्फेरिकल सरफेस हो, इसके बीच में पूरे में ग्लास या कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल भरा हो। ओके, ये क्या कहलाएगा? हमारा स्फेरिकल लेंस कहलाएगा, ठीक है बेटा। एक तो स्फेरिकल लेंस ऐसे बन सकता है, दूसरा कैसे बन सकता है? सर दो स्फेयर फिर से लेते हैं हम लोग, लेकिन इस बार दोनों स्फेयर्स को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करवाएंगे, बस बहुत पास पास में रखेंगे, बट इंटरसेक्ट नहीं करवाएंगे। और उसके बाद एक बाउंड्री अपनी तरफ से ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी स्फेरिकल बाउंड्रीज ले लेंगे। तो इसमें भी क्या हुआ? दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, है ना, और दो स्फेरिकल सरफेसेस के बीच में हम लोगों ने ग्लास भर दिया। ओके बेटा, ये दो तरीके के लेंस बन गए। समझ में आई कि नहीं आई बात? सर वो पहला वाला जो गैप, वो एक बार फिर से समझा दीजिए। मतलब ये या ये? सर वो पहले वाला। एक स्फीयर बनाया, एक और स्फीयर बनाया, दोनों का जो कॉमन वॉल्यूम आया ना, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो कॉमन वॉल्यूम आएगा। यस सर। उस कॉमन वॉल्यूम में हमने ग्लास भर दिया, या कोई भी और रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल भर दिया, तो ये क्या बन गया? एक स्फेरिकल लेंस बन गया। यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं किया, दो स्फीयर बनाए तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने अपने मन से दो बाउंड्रीज मानी और बीच में यहाँ लेंस भर दिया, बीच में यहाँ पे ग्लास भर दिया, या कोई भी अलग रिफ्रैक्टिंग मटेरियल भर दिया। ठीक है बेटा, ओके सर। समझ में आई बात? तो ये क्या हो गया आपका? कन्वेक्स लेंस। और ये क्या हो गया? कनकेव लेंस। समझ में आई बात? यस सर। पक्का? अब देखो क्या होगा, लेंस को अगर आप डिफाइन करने जाओगे तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिंग मटेरियल बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। समझ में आई बात? सिंपल डेफिनेशन है कि नहीं है? आप बोलोगे सर यहाँ तो हमने दो लाइंस और बनाई थी, ठीक है, वो एक्सेप्टेड। ओके बेटा, दो स्फेरिकल सरफेसेस के बीच में अगर आप एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल को भर दो तो क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? एक लेंस बन जाएगा। इसमें एक कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है। कन्वेक्स लेंस किसको कहते हैं? वो लेंस जो कि
थिक हो मिडल में एंड थिन एट एजेस हो। जो बीच में मोटा है साइड में पतला है वो क्या है, कन्वेक्स है। और कनकेव लेंस किसको कहेंगे, जस्ट उल्टा, थिन एट सेंटर, थिक एट एजेस, है ना। अब सोचिए ये लेंस एक्चुअली में कैसा दिख रहा होगा। मतलब देखो बनाना थोड़ा मुश्किल है पर बनाना इम्पॉसिबल सा है यार। पूरा 3D होगा ना। छोड़ो, 3D इमेजिन कर पा रहे हो हल्का फुल्का कि नहीं कर पा रहे हो? सर कर पा रहे थे। थोड़ा बहुत कर पा रहे हो ना। बना तो अल्टीमेटली से वही जो वहां बना रखा था, बट ये पूरा सरफेस है ये वाला अंदर की तरफ, ये वाला सरफेस उधर से अंदर की तरफ। ओके, बाहर से देखने पे ये देखिए ये कन्वेक्स सरफेस है, इधर भी कन्वेक्स सरफेस है इसलिए इसको कन्वेक्स लेंस कहा गया। इधर से ये कनकेव सरफेस है, ये भी इधर से कनकेव सरफेस है इसलिए क्या है, इसको कनकेव लेंस कहा गया। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? अब इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस। मैं लिखवा नहीं रहा हूं डेफिनेशंस, ठीक है, सिर्फ बता रहा हूं। सबसे पहला है सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन में अगर लिखना हुआ तो, सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स ऑफ विच surfaces of the lens are parts। ओके बेटा, वो दोनों स्फीयर जिनके पार्ट्स हैं स्फीयर के सरफेसेस, स्फीयर सॉरी लेंस के जो सरफेसेस हैं वो दो स्फीयर्स के पार्ट हैं। उन दोनों स्फीयर्स का जो सेंटर है उसको क्या कहेंगे, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। तो मैं सिर्फ नाम लिखता जा रहा हूं, डेफिनेशन लिखवा नहीं रहा हूं। कर्वेचर देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ कन्वेक्स लेंस में, कनकेव लेंस में भी सेम चीज है। जो दो सरफेसेस हैं वो दो स्फीयर्स के पार्ट हैं, उन दोनों स्फीयर्स का जो सेंटर है उसको क्या कहेंगे, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ओके बेटा, दूसरी डेफिनेशन क्या आएगी, रेडियाई। देखिए रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई होता है। ओके बेटा, रेडियाई ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पहली डेफिनेशन क्या है, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। दूसरी डेफिनेशन किसकी होगी, रेडियाई ऑफ कर्वेचर। इसको कैसे लिखोगे, द रेडियाई ऑफ द स्फीयर्स ऑफ विच सरफेसेस ऑफ लेंस आर अ पार्ट। ओके बेटा, कोई दिक्कत? रेडियाई ऑफ कर्वेचर बात कर रहे हैं। देखो ये एक रेडियस हुआ, ये दूसरा रेडियस हुआ, तो प्लूरल हो गया ना। यस सर। तो रेडियस का प्लूरल क्या कहलाता है, रेडियाई कहलाता है। ओके, ओके। जिस वर्ड के अंत में यूएस आएगा उसका प्लूरल क्या लिखोगे, यूएसएस लिखोगे क्या, रेडियसेस लिखोगे? तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए उसमें क्या करते हैं, एक यूएस हटा के आई लगा देते हैं। जैसे रेडियस हुआ ना तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, रेडी, यूएस हटा के एक और आई, रेडी आई। फोकस होता है ना, फोकस, फोकस का प्लूरल क्या हो जाएगा, फोसाई। ओके बेटा, ओके। फोकसेस नहीं लिखते, तो जो भी है। तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर दो डेफिनेशन हो गई। और क्या होगा, इसके आगे आएगा प्रिंसिपल एक्सिस। देखो वहां प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन करने के लिए थोड़ा झमेला करना पड़ा था, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस बड़ी आसानी से डिफाइन हो जाता है। क्या क्या करेंगे, द लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर आर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। वहां पहले पोल डिफाइन करना पड़ा था, राइट।
यहाँ पोल डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, अपर्चर। अपर्चर का क्या होगा, ये जो डायमीटर है इसको क्या बोलेंगे, अपर्चर कहेंगे। ओके बेटा, ठीक है बेटा, क्या होगा ये, डायमीटर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके बेटा, डायमीटर ऑफ लेंस बोल दो सीधे सीधे, लेंस का जो डायमीटर क्या कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा। कोई दिक्कत? नो सर एक बार फिर से समझा दीजिए। लेंस है ना, इस लेंस का जो डायमीटर बन रहा है उसको क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। भाई लेंस देखने में कैसा, अरे अब ये क्या होगा, लेंस देखने में कैसा बनेगा, ऐसा ही होगा ना बेसिकली, एक साइड से देखोगे तो दो स्फीयर्स का इंटरसेक्शन तो ऐसा ही आएगा ना। यस सर। तो ये क्या है आपका अपर्चर। ठीक है, ओके सर। समझ में आया सबको? यस सर। अपर्चर हो गया। इसके बाद क्या आएगा, इसका आता है आपका ऑप्टिकल सेंटर। क्या आता है, ऑप्टिकल सेंटर। ये डेफिनेशन मुझे आपको थोड़ी बतानी पड़ेगी, बट अभी के लिए आप ये छोड़ो ना, क्लास 8 में बिल्कुल सिंपल से लिखो, सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर ऑफ लेंस, लेंस का जो सेंटर होगा क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। इस ऑप्टिकल सेंटर की असली डेफिनेशन कुछ और है, क्या है वो बता देता हूं। ऑप्टिकल सेंटर की असली डेफिनेशन ये है कि हर एक लेंस के साथ एक पॉइंट एसोसिएटेड होता है। पॉइंट ऐसा होता है कि अगर कोई भी लाइट रे उस पॉइंट से पास हो जाए तो बिना किसी डेविएशन के पार हो जाती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। नॉर्मली जो सिमेट्रिकल लेंसेज होते हैं उसमें ऑप्टिकल सेंटर सेंटर पर लाई करता है लेंस के। ठीक है बेटा, इसलिए ऑप्टिकल सेंटर को कई बार सेंटर ऑफ लेंस भी कह दिया जाता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? सर लाइट बेंड होके नहीं जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से? हाँ, अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिना बेंडिंग के निकल जाएगी। ठीक है, ओके सर। ओके। इसके बाद आता है आपका फर्स्ट फोकस। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार वर्किंग ऑफ लेंस समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी की डेफिनेशन लिखेंगे। वर्किंग ऑफ लेंस, आखिरकार लेंस कैसे वर्क करता है। तो देखिए, ये आपका लेंस है, वैसे तो आपको बहुत शॉर्टकट में समझा सकता हूं। लेंस पता है क्या, एक प्रिज्म, दूसरा प्रिज्म, स्लैब, तीसरा प्रिज्म, समझ में आई बात? यही है ना बेसिकली। यस सर। खूब सारे प्रिज्म से बना है, तो किसी भी प्रिज्म पे जब लाइट आती है तो क्या होती है, लाइट ऐसे बेंड होती है ना। यस सर। बिल्कुल सेम फंडा यहाँ पे चलेगा। देखो, मान लीजिए कोई लाइटर यहाँ आती है ऐसे, तो यहाँ पर उसे मिलेगा एक नॉर्मल ऐसे, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। और उसके बाद क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इस तरीके से लाइट रे बेंड कर जाएगी, है ना बेटा, आया ना। यस सर। तो एक बार इन दोनों डायग्राम्स को कॉपी कर लीजिए। अच्छा, कन्वेक्स का भी बना, कनकेव का भी बना देते हैं। कनकेव में क्या होगा, फंडा सेम है, बस प्रिज्म थोड़े उल्टे लगे हुए हैं, है ना। तो लाइट ऐसे आएगी, यहाँ पे नॉर्मल ऐसा होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड नाउ इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो लाइट उल्टी बेंड कर जाएगी, आया ना। बोलो बोलो। यस सर। तो लाइट का रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ, सर 3 टाइम्स। 2 बार हुआ ना बेटा, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 3 टाइम्स कैसे होगा। 2 सरफेसेस हैं, दोनों पे लाइट रिफ्रैक्ट होगी। लोगों को लगता है लेंस से एक रिफ्रैक्शन होता है, एक नहीं होता, 2 होता है।
समझ में सर। आया? हाँ बेटा। सर लाइट चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट किए थे तब सेकेंड क्लास का रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं? अब बेटा वो कौन सा डेट है मुझे ये भी याद नहीं है। सर रिकॉर्डिंग 21 या 20 होगा। देखो, अगर रिकॉर्डिंग होगी तो मैं दे दूंगा, क्योंकि उस वक्त रिकॉर्डिंग का कुछ पंगा चल रहा था। अगर साउंड का क्वालिटी का थोड़ा दिक्कत हो रहा था बार बार, कई बार तो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही थी साउंड की, पता नहीं क्यों। मैंने अभी पता है 2 माइक लगाए हैं कि अगर एक माइक की रिकॉर्डिंग नहीं होती तो कम से कम दूसरे माइक की रिकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक है, ओके सर। तो पहले एक माइक से कभी हो रही थी रिकॉर्डिंग, कभी नहीं हो रही थी। तो अब मोस्ट ऑफली अगर अपलोड नहीं है तो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग में कुछ इश्यू होगा। बाकी मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। ठीक है सर। मुझे एक काम करना, मुझे एक मैसेज कर देना, ओके बेटा, ओके सर। डेट के साथ, किस डेट का रिकॉर्डिंग, ठीक है। सर इस क्लास का रिकॉर्डिंग होगा? इस क्लास का रिकॉर्डिंग हो रहा है बेटा। ओके सर। आप इतना लेट क्यों आए? सर एक्चुअली मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, सर फीवर लग रहा था इसलिए फीवर, सो गए थे। ठीक ठीक ठीक, चलो। सो लाइट यहाँ पे ऐसे बेंड कर गई है ना बेटा। तो यस सर। इसको कॉपी कर लिया, वर्किंग ऑफ लेंस को, कैसे लेंस वर्क करता है। यस सर। चलो, तो अब बची हुई डेफिनेशन पे आ जाते हैं। अब देखो, वहां पर हमारे पास एक फोकस था, यहाँ पे 2 फोकस है, क्योंकि लेंस के दोनों साइड लाइट है ना बेटा। मिरर के सिर्फ एक साइड पे लाइट थी, लेंस के दोनों साइड पे लाइट है। लेंस में, सॉरी, मिरर में सिर्फ एक स्फीयर था, मिरर में 2 स्फीयर है ना। समझ में आ रही बात? यस सर। तो यहाँ पे 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर बने, 2 रेडियाई ऑफ कर्वेचर बने, 2 फोकस भी बनेंगे, ठीक है। क्या होता है किसी भी लेंस के लिए, या अगली डेफिनेशन क्या है, फोकस की। अभी फोकस की डेफिनेशन में भी एक्चुअली यहां पर 2 फोकस होंगे ना, तो फर्स्ट फोकस पहले क्या आएगा, फर्स्ट फोकस। देखिए, ये मान लेते हैं मेरा लेंस है। क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है जिसको मैं F1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जहां से अगर कोई लाइट रे पास हो, इंसिडेंट रे अगर पास हो, तो लेंस से 2 बार रिफ्रैक्ट करती है, उसको 2 बार हम लोग हर बार ड्रॉ नहीं करते हैं, बड़ी मेहनत हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, बीच में लेके जाते हैं और यहाँ से रिफ्रैक्शन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है बेटा। एक्चुअली में कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। डायग्राम में हम लोग कितनी बार बना रहे हैं, 1 बार बना रहे हैं। इसी वजह से लोगों को लगता है कि एक ही बार होता है और समझ नहीं आता कि क्यों एक ही बार हो रहा है। कई लोग ऐसे परेशान रहते हैं, और वो हम लोग आलस के कारण कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट फोकस क्या होता है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच इफ इंसिडेंट लाइट is incident on lens, the refracted light becomes parallel to the principal axis. This point is called focus. Okay बेटा, first focus. समझ में आई बात? दूसरा क्या हो जाएगा, सेकंड फोकस। सेकंड फोकस के लिए मैं दूसरी कलर की लाइट यूज कर ले रहा हूं। बोल रहा हूं कि भैया अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्शन के बाद इससे तो पास होगी नहीं, आगे ना जाएगी, इधर से जाएगी। यस सर। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेकंड फोकस। ओके बेटा। सर यानी सेकंड फोकस यानी सेकंड स्फीयर का फोकस? नहीं, ये दोनों स्फीयर्स का कंबाइन प्रॉपर्टी है। ओके, इतना याद रख लीजिएगा। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। दिस इज F1 फर्स्ट फोकल लेंथ, दिस इज F2 सेकंड फोकल लेंथ। ओके सर। बट F1 और F2 इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में। ओके बेटा, ठीक है। नाउ दिस सेकंड फोकस को हम लोग मेन फोकस कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रिंसिपल फोकस, यही मेन फोकस है, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। वैसे दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट एज अ कन्वेंशन जब हम फोकस, सिर्फ अगर मैं बोल लूं फोकस,
तो इसका मीनिंग क्या होता है f2, या उससे ज्यादा बोलना ये चाहिए, अगर मैं सिर्फ बोलूं फोकल लेंथ तो उसका मतलब क्या होता है स्मॉल f2। फोकस तो दोनों है, बट जब सिर्फ फोकल लेंथ बोला जाए तो क्या यूज किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, स्मॉल f2। आप बोलोगे सर दोनों तो इक्वल है, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है ना, आया ना। यस सर। कई लोग बोलते हैं अच्छा सर लाइट इधर से आ रही है, जो फोकस पहले है उसको फर्स्ट फोकस कहते हैं, जो बाद में उसको सेकंड फोकस कहते हैं। ये गलत है, कई टीचर्स वैसे बताए थे, पर वो गलत है, क्योंकि कनकेव लेंस में ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी। कनकेव लेंस में क्या होगा, फर्स्ट फोकस इधर होगा अगर लाइट लेफ्ट से आ रही है तो। ठीक है, और सेकंड फोकस इधर होगा। ठीक है बेटा, सेकंड फोकस कौन सा होगा कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आई है इंसिडेंट रे, तो रिफ्रैक्शन के बाद इट विल लुक लाइक एज इफ इट इज गोइंग कमिंग फ्रॉम f2। ओके बेटा, यहां देखिए पहले f2 आया बाद में f1 आया। डेफिनेशन क्या है, इंसिडेंट रे अगर फोकस पे आ रही है, किसी पॉइंट से पास हो रही है या होने वाली है, और रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जिस पॉइंट से वो पास होने वाली थी प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोकस बोलेंगे। ठीक है बेटा। सर फर्स्ट फोकस किसे कहेंगे ये वाला फिर बता दीजिए। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट से पास होने के बाद रिफ्रैक्शन पे, अगर इंसिडेंट रे फर्स्ट फोकस से पास होती है या फर्स्ट फोकस की तरफ जा रही होती है, तो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये डेफिनेशन है फर्स्ट फोकस। ओके बेटा, ओके सर। the point on the principal axis through which if incident ray passes or appears to pass, the refracted rays becomes parallel to principal axis। ये आपकी डेफिनेशन है फर्स्ट फोकस की। ओके बेटा, सेकंड फोकस क्या है, all the incident rays parallel to principal axis pass through same point or appear to pass through same point on the principal axis after refraction। That point is called second focus or principal focus। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं ना आगे जाके, अभी तो क्लास 8 में इसकी जरूरत नहीं है, दोनों में डिफरेंशिएट में क्यों करा रहा हूं और क्यों बोल रहा हूं सेकंड फोकस प्रिंसिपल फोकस है, क्योंकि हम लोग बेटा इधर जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है ना, उस डायरेक्शन में डिस्टेंसेस को पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चल के देखेंगे, क्लास 10th में देखोगे, इनफैक्ट क्लास 8th में भी कराऊंगा, मैं आज नहीं करा सकता क्योंकि सिलेबस छूट जाएगा आपका। तो ऐसे में जो सेकंड फोकल लेंथ है f2 है, वो पॉजिटिव होगा, और f1 क्या हो जाएगा इस केस में, नेगेटिव हो जाएगा। और कनकेव के लिए क्या हो जाएगा, f1 पॉजिटिव होगा और f2 नेगेटिव हो जाएगा। हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको कहेंगे लेंस फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट और इमेज की लोकेशन को कंपेयर करने के लिए। वो जो फॉर्मूला है ना, उसमें f2 यूज होता है, इसलिए f2 को क्या बोल रहा हूं बार बार, प्रिंसिपल फोकस कह रहा हूं। ओके बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। ये आगे की बात है, इस वजह से सेकंड फोकस को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कह रहे हैं। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? यस सर। यस सर। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हो गई। ठीक है, इतना बहुत जरूरी एक पॉइंट बता दो, इतना पढ़ाने के बाद बहुत ही जरूरी बात है, नोट फॉर लेंस जो फोकल लेंथ है इट इज नॉट इक्वल टू रेडियस बाय 2। कई टीचर्स भी भगवान जाने क्यों क्लास 8th के बच्चों को गलत पढ़ा देते हैं ये वाली बात कि ये फोकल लेंथ रेडियस बाय 2 होता है। वो होता है किसके लिए, मिरर के लिए होता है, लेंस के लिए नहीं होता। ठीक है, ओके सर। मिरर में तो सोचो ना, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाऊंगा तो लाइट पहले बेंड हो जाएगी ना, जल्दी ज्यादा बेंड हो जाएगी ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करने पे।
तो सिर्फ रेडियस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, राइट। फिर फोकल लेंथ का r/2 लिख दे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रोल कहां गया? बोलो। ठीक है बेटा, यस सर। चलो फिर आगे बढ़े। सर एक सेकंड रुकिए। यस सर हो गया। हो गया, यस सर। ठीक है। तो अब है आपका प्रिंसिपल रेज या स्पेशल रेज। जो हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था ना, वही चीज सेम पढ़ने वापस पढ़ने वाले, प्रिंसिपल रेज। आप लोगों से जब मैंने पूछा था बेटा प्रिज्म है सिलेबस में, आप लोगों ने बोल दिया नहीं। वो तो मैं आपकी बुक खोल के चेक किया तो पता चला नहीं सिलेबस में तो है प्रिज्म। मतलब मैं बिना पढ़ा मैं पढ़ाता ही नहीं, आपके एग्जाम में आ जाता, फिर आप बोलते सर पढ़ाया नहीं। थोड़ा चेक कर लिया करो सिलेबस ठीक से, बुक को तो कम से कम खोल के देख लिया करो। चलो प्रिंसिपल रेज पे आते हैं। कौन सी वाली रेज है? वो वाली रेज जिनको ड्रॉ करना आसान है, ठीक है बेटा। तो सर ये मेरी लेंस है, ये मेरा लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको मैं कहूँगा ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर है सर F1, यहाँ पर है F2 सेकंड फोकस। दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं हम यहाँ पे, जिनका नाम क्या क्या है सर? 2F1 एंड 2F2। ओके बेटा, समझ में आ रहा है? 2F1 क्या है? तो 2F1 और 2F2 क्या है? ये x डिस्टेंस है ना, तो ऑप्टिकल सेंटर से डबल डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा? 2F1 हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। समझ में आई बात? 2F1 2F2 ध्यान दीजिए, these are not centers, these are not equal to centers, okay? ये सेंटर्स ऑफ कर्वेचर नहीं है। समझ में आई बात? यस सर। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये 2F1 और 2F2 लिख रहा हूँ मैं, C1 C2 नहीं लिख रहा हूँ इसे। मिरर के केस में हम C लिखते थे क्योंकि सच में C जो है वो 2F के बराबर था, यहाँ पे C 2F के बराबर है ही नहीं। ओके, मतलब ये डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस पे F1 है ना, उसका डबल डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे? 2F1 बोलेंगे। तो प्रिंसिपल रेज क्या होती है? सबसे पहले तो हर वही लल्लू वाली रेज। कौन सी सर? अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होती है? F1 से। F2 से। अब F1 से आ जाएगी क्या? ऐसे कैसे आएगी, है ना? और दूसरी रे सर, अगर इंसिडेंट रे F1 से जाए तो रिफ्रैक्टेड रे कहां जाएगी सर? इट विल बिकम सर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तीसरी रे क्या है? अगर सर इंसिडेंट रे 2F1 से आ रही है तो रिफ्रैक्टेड रे 2F2 पर जाती है। कोई दिक्कत? ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस सारे इक्वल है, ओके बेटा। और चौथी रे सबसे अच्छी है, इसमें चौथी रे सबसे अच्छी है, इन तीनों से अच्छी है। पिछले वाले केस में वो चौथी रे सबसे गंदी थी, इस रे में इस केस में सबसे अच्छी है। मिरर केस में सबसे गंदी थी, इस केस में सबसे अच्छी है। कौन सी है सर वो रे? देखो, जो रे ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी वो बिना किसी डेविएशन के स्ट्रेट निकल जाएगी। इसको ड्रॉ करना सबसे आसान हुआ कि नहीं? उस केस में क्या था? एंगल नाप के उल्टा रिफ्लेक्ट कराना पड़ता था जो पोल पे इंसिडेंट होती थी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उसको पोल बोलते थे, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। दोनों में अंतर है, दोनों के नाम में फर्क है, ठीक है बेटा।
यस सर। तो ये 4 हमारी प्रिंसिपल रेज हुई। होमवर्क है आपका, ड्रॉ प्रिंसिपल रेज फॉर कनकेव लेंस। बना लोगे? यस सर। यस सर। स्कूल में खत्म हो गया ना ये चैप्टर? ये अभी तक स्कूल में भी नहीं हुआ? सर स्कूल में स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो एग्जाम में कैसे दे रहे हैं? सर ये एग्जाम सेकंड से होगा, अच्छा तो इसमें फ्रिक्शन आ रहा है सर। अच्छा, इसमें से फ्रिक्शन आ रहा है। ओके। यस सर, लाइट तो है ही नहीं मतलब मुझे 21st से पहले ये वाला चैप्टर कंप्लीट करने का प्रेशर नहीं है ना मेरे ऊपर? नहीं सर, अभी इससे स्कूल बहुत दूर है। ओके। आप लोगों ने बोला था स्कूल में 21st को आ रहा है, इसलिए तो मैं इसके पीछे पड़ा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो फिर कोई सर दिक्कत 21st वाला एग्जाम को भी पीछे कर दिया। कर दिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तब तो बेटा मैं और डिटेल में जा सकता था, पर कोई बात नहीं, एक बार सिलेबस का कंप्लीट करके बाद में डिटेल में जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? ओके सर। एक बार सिलेबस वाला पोर्शन मैं क्यों फंस रहा हूँ, एक बार सिलेबस वाला पोर्शन सही से कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है? इनफैक्ट सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत तो चला ही जाता हूँ, देख ही रहे हो आप लोग, है ना? इनफैक्ट ये सारी चीज़ें इतने डिटेल में सिलेबस में नहीं है। F1 F2 फर्स्ट फोकस ये होता है, सेकंड फोकस ये होता है, इतना कुछ नहीं है, ठीक है? बस इधर फोकस होगा, इधर फोकस होगा, 2 फोकस होंगे, इतना बोल के काम चलाना। किसको फर्स्ट कहते हैं, किसको सेकंड कहते हैं, ये सब सिलेबस में आपके नहीं है। चलो आगे बढ़े फिर। नहीं है यार, है आपके सेकंड फोकस, फर्स्ट फोकस है, सब है। चलो जो भी है। तो अगला है आपका रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। रे डायग्राम्स, ठीक है? पहला केस है इसमें कौन सा? अच्छा, इसमें हम पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट कन्वेक्स लेंस। ध्यान दीजिएगा बेटा, मिरर के केस में, मिरर के केस में कौन सा मिरर कन्वर्जिंग था, कौन सा मिरर डाइवर्जिंग था, बताइएगा तो। कौन सा मिरर रेज को कन्वर्ज करता था, कौन सा मिरर रेज को डाइवर्ज करता था? सर कन्वेक्स डाइवर्ज करता था और कॉन्केव कन्वर्ज करता था। कनकेव कन्वर्ज करता था, कन्वेक्स डाइवर्ज करता था, है ना? लेंस के यस केस में क्या होता है, कन्वेक्स कन्वर्ज करता है और कनकेव डाइवर्ज करता है। ओके, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसमें हमारा केस 1 बनेगा। अच्छा एक और बात, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस का एक और नियम बता देता हूं। जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ना बेटा, वो फर्स्ट फोकस के हिसाब से डिसाइड होगी, F1 2F1 के हिसाब से डिसाइड होगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और इमेज की पोजीशन F2 2F2 के हिसाब से डिसाइड होगी। ओके बेटा, समझ में आया? यस सर। जी। तो केस 1 है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो लेंस इमेज कैसी बनाएगा? देखो सर, ये मेरा लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो लाइट रे पैरेलल आएगी, एंड इट विल मीट एट सेम पॉइंट, एंड दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड क्या? फोकस। कौन सा फोकस? सेकंड फोकस, फोकस टू। है ना? इधर 2F1 है, इधर 2F2 है, उससे कोई खास फर्क अभी अपन को नहीं पड़ रहा है ना बेटा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नो सर। आगे बढ़ते हैं। केस 2,
ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1, ठीक है। सर ये लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f2, ये 2f2, सर इधर f1 है और इधर 2f1 है। देखो एक काम करना ना, रे डायग्राम बनाने के लिए आप यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बना लेना, ठीक है। लाइट को हमेशा उस रे से, उस पॉइंट से, उस लाइन से रिफ्रैक्ट करा देना, ठीक है। क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है इस बार, 2f1 और इन्फिनिटी के बीच में, मतलब बियॉन्ड 2f1 रखा है ना। ओके बेटा, तो जो इंसिडेंट रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो कैसे जाएगी सर, इट विल पास थ्रू 2f2। अब देखो सेकंड रे डिसाइड करनी है आपको। एक रे आप वो ड्रॉ कर सकते हो जो इस ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, आगे जाके इसको मीट करेगी, जहां मीट करेगी इमेज बन जाएगी। लेकिन उसमें गड़बड़ होने के चांसेस बहुत है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो इंटरसेक्शन यहाँ की जगह यहाँ हो जाएगा, है ना। दिख रहा है प्रॉब्लम। दूसरा उपाय है कि आप f1 से पास करा दीजिए, फिर पैरेलल निकालिए, उससे इंटरसेक्ट करिए, उसमें भी झमेला हो सकता है। मेरे को सबसे अच्छा पता है क्या स्कोप लग रहा है, हालांकि वो इस केस में मैंने जो जिस तरीके का डायग्राम बनाया उसमें काम करेगा नहीं, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट को काफ़ी 2f1 के पास रख दिया हूँ। बट अगर मैं थोड़ा सा दूर रखता तो मैं ये वाली रे बनाना पसंद करता। ऐसा ड्रॉ मत करना अभी आप डायग्राम इस तरीके से। अगर आपको ये वाला रे बनाना है, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और दूर रखना, जिससे कि ये रे इतनी टेढ़ी ना हो, थोड़ी सी सीधी हो जाए और यहाँ जाके मीट करे। ओके बेटा, और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या होगा अगर आप ये बनाते हो तो फायदा क्या है, ये जाएगी मीट कहाँ पे करेगी, 2f2 से पास होगी ना ये। यस सर। नाउ यू आर सर्टेन की इमेज बनेगी तो f2 और 2f2 के बीच में बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, है ना। यस सर। तो इसलिए ये वाली रे बेटर है ना, क्योंकि एकदम सर्टेन पोजीशन बता रही है इमेज की, है ना। पर फिलहाल हम लोग इस केस में ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ऑब्जेक्ट को गलत जगह बना दिया है, तो ये मेरे लिए सहूलियत कम कर रही है। इसलिए मैं सेकंड रे को वो बना दूंगा जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो। एकदम स्ट्रेट लाइन बनाना उतना मुश्किल नहीं होता। राइट, ये बन गई आपकी इमेज, ठीक है बेटा। ये वाली इमेज कैसी है सर, एट f2 रियल हाईली डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड। ओके बेटा, ये कैसी है, बिटवीन f2 एंड 2f2 रियल क्यों है, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग, राइट। रियल छोटी बनी और इन्वर्टेड बनी, राइट, है ना। सर केस 1 है सर, वहां पर इमेज कहाँ परफॉर्म होगा। क्या सर जो केस 1 है सर, वहां पर इमेज कहाँ परफॉर्म होगा। इसमें केस 1 में इमेज बना तो सारा f2 पे, रिफ्रैक्टेड रेज f2 पे मीट करी ना बेटा। यस सर। तो बहुत छोटी इमेज बनी, पर बनी f2 पे बनी, ठीक है। तो एट f2 रियल हाईली डिमिनिश्ड इन्वर्टेड, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। सर कुछ पूछना था। बोलिए। सर केस 1 में इन्वर्टेड है सर, तो वो हाईली डिमिनिश्ड है, तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि वो इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। इनफैक्ट आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा परफेक्ट क्वेश्चन है। अगर सच में ये रेस पैरेलल है ना, अगर सच में ये रेस पैरेलल है, अगर एग्जैक्टली पैरेलल है, तब तो वो एग्जैक्टली पॉइंट इमेज बनेगी और इन्वर्टेड और इरेक्ट बताना इम्पॉसिबल हो, ठीक है। समझ में आई बात। ओके सर। पर होगा क्या बेटा, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इन्फिनिटी का मतलब इसी तरफ बहुत दूर है, उस तरफ बहुत दूर नहीं है।
उस तरफ बहुत दूर होता है तो ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल हो जाता है। अगर इसी तरफ बहुत दूर है तो बेसिकली इसी केस का एक्सट्रीम केस है ना। Yes, sir. हमने रियल ऑब्जेक्ट माना है। अगर हम रियल ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तो ये चीज होगी। हम इस केस में बात कर रहे हैं स्टार्स की इमेज का, सन की इमेज का। देखो इस बारे में मैं ज्यादा चर्चा ना क्लास 10th में भी नहीं कर पाता हूँ, क्लास 12th में कर पाता हूँ। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और तो मैं बस यहाँ पे वो लिखवा दे रहा हूँ जो आपकी बुक्स में स्टैंडर्ड तरीके से हर एक बुक में एक्सेप्टेड। ठीक है, कि केस 1 केस 2 का एक्सट्रीम केस है। ओके बेटा, Okay, sir. वो ये मान के हम लोग चलते हैं। ठीक है, नहीं तो दूसरा उपाय ये है कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है ऐसा इन्फिनिटी पे मान लीजिए इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, इसकी इमेज F2 पे बनेगी और इस पॉइंट की इमेज F2 से थोड़ी नीचे बनेगी। क्यों? क्योंकि एक रे ऐसे जाएगी, है ना, है ना। तो इमेज बनेगी तो जब भी बनेगी इन्वर्टेड ही बनेगी, है ना। यस सर। ये इसका एक लॉजिक है, बट ये कब वैलिड है? अगर ये ऑब्जेक्ट सच में इन्फिनिटी पे होगा तो यहाँ पे कोई एंगल बनेगा क्या? जीरो हो जाएगा ना एंगल। Yes, sir. तो अगर मैंने इसलिए बोला अगर ये रेस सच में पैरेलल हैं तब तो ये गलत है, इन्वर्टेड है या इवन रियल है कि नहीं। रियल तो होगी, इन्वर्टेड बोलना गलत हो जाएगा, सच में पैरेलल। लेकिन सच में पैरेलल को हम लोग मानते क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट इसी तरफ बहुत दूर है, सन की इमेज बना रहे हैं, स्टार की इमेज बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एंगल तो बनाता ही है ना। सन भी हमारी आंखों के ऊपर, सोचो तो जरा, कुछ ना कुछ एंगल तो बनता है ना सन का भी। तो वो एंगल अगर ऐसा है तो इमेज तो उल्टी बनेगी ना, ऐसे थीटा एंगल बनाएगी ना, है ना। तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, उसी को कंसीडर करके हम लोग ये वाला डायग्राम बनाते हैं। ठीक है बेटा, ओके। Okay, sir. अब आपका होमवर्क बता दे रहा हूं मैं। मेरे को बहुत आपने रिलैक्स कर दिया ये बोल के कि सर अगली क्लास जो है आप मतलब अभी अगली क्लास से पहले टेस्ट नहीं है। होमवर्क क्या है आपका? रिमेनिंग रे डायग्राम्स। कौन कौन से ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखोगे? इन्फिनिटी पे रख दिया, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1 रख दिया। अब 2f1 पे रखोगे, फिर 2f1 और f1 के बीच में रखोगे, फिर f1 पे रखोगे, फिर f1 और o के बीच में रखोगे। ठीक है, ये सारे बना लोगे रे डायग्राम्स। Yes, sir. अगर नहीं Yes, बन sir. पाते हैं तो आपकी बुक्स में है, खासतौर से मतलब अगर आपकी बुक में नहीं होगा तो मिल जाएगा आपको अगर आप ढूंढोगे तो। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है बट बाकी बुक्स में मिल जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो जो मैंने तरीके बता दिए ना उस तरीके से ट्राई करेंगे, बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड डाउट डिस्कस कर दूंगा, उसका एक पैटर्न बना दूंगा। ठीक है, दूसरा कनकेव लेंस का भी रे डायग्राम बनाते हैं, फॉर कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। क्योंकि मैंने मिरर का डायग्राम अभी अभी बनाना सिखाया है आपको, आई होप कि आप इनके डायग्राम खुद से बना पाओ। बुक्स की आप हेल्प ले सकते हो पर कोशिश करना नहीं लेने। ठीक है बेटा, Okay, sir. Okay, sir. तो बच्चे हुए डायग्राम बना लेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले। उसके बाद उनके बीच में एक पैटर्न बताऊंगा मैं आपको कि भैया ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा हो तो इमेज कैसे मूव कर रही है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास अगर मेरे को पूरी मिल रही है तो हम इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें करके बैठ जाएंगे। ठीक है, और उसके अगली क्लास में मैं न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा इस चैप्टर के। अच्छा, उसके अगली क्लास में न्यूमेरिकल्स करने हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर कर लेने के एग्जाम के हिसाब से? Sir, numerical कर लेंगे. Numericals. एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं? सर ये चैप्टर अब एग्जाम मतलब हाफ ईयरली में शायद आएगा. हाँ तो हाफ ईयरली में आएगा ना, तो एक बार एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास पर मैं थ्योरी खत्म करता हूँ, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स जो बुक वाले हैं जो उधर उधर से हैं वो सारे करवा देते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ठीक है, ये बेटर ऑप्शन लग रहा है मुझे, क्वेश्चन आंसर पहले करेंगे। ठीक है बेटा, चलो फिर Okay, sir. मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
बाई